जय श्री कृष्ण मित्रों। आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। कल 7 अप्रैल 2025 को जोधपुर केस में भी जोधपुर हाई कोर्ट से आसाराम बापू जी को 1 जुलाई 2025 तक जो जमानत है वो एक्सटेंड कर दी गई है। जो पहले हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, उसको अभी बढ़ा करके 1 जुलाई 2025 तक कर दिया गया है। इसके लिए पहले ही अहमदाबाद कोर्ट ने मार्च की 25 तारीख या 26 तारीख के आसपास जो इसको बढ़ा करके 3 महीने की कर दी गई थी। उसके बाद जोधपुर से भी इस पे सैंक्शन लेना था। तो जोधपुर हाई कोर्ट में पिछली बार जो सुनवाई हुई 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, तो उससे लग रहा था कि शायद ये जमानत नहीं बढ़ेगी। कुछ उसमें ऐसे पॉइंट आ रहे थे जिसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जो पिछली सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में हुई थी, उसका मैंने पूरी सुनवाई का वीडियो जो 40 से 45 मिनट का पूरा मैंने देखा, और उस वीडियो में क्या क्या निकल के आया मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा। उस सुनवाई में हमारे वकील ने एक्सटेंड करने के लिए, जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। उससे पहले ही एक एप्लीकेशन कंप्लेंट वालों की उनके जो काउंसिल हैं, जो पीसी सोलंकी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि जो आसाराम बापू जी हैं, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन नहीं किया है, मतलब शर्तों का पालन नहीं किया है। उन्होंने प्रवचन दिए हैं और ग्रुप में मिले हैं, और इसके लिए उन्होंने राजस्थान पत्रिका के एक पेपर की कटिंग लगाई और कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह उनको वहाँ पे दिखाई कि जहाँ पे ये प्रवचन दिया गया, इसलिए इनको जमानत बिल्कुल कैंसिल कर दी जाए जो पहली वाली थी। तो इस पर हमारे वकील ने उनको ये पॉइंट डाला कि ये सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब जज ने भी उसमें ये कहा कि अगर ये झूठ है तो आप इसमें सबूत पेश कीजिए। तो उन्होंने कहा था, हमारे वकील ने, कि अहमदाबाद कोर्ट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि जहाँ पर इस तरह की शर्तों का उल्लंघन हुआ हो, और वहाँ से सीधी उन्होंने 3 महीने की वो बेल ग्रांट कर दी। इस पर जज ने आर्गूमेंट किया कि अहमदाबाद कोर्ट में इसलिए नहीं आया शर्तों के उल्लंघन का मामला क्योंकि वहाँ के सरकारी वकील ने या और किसी जो शिकायतकर्ता ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी। यहाँ पर तो बाकायदा एक एप्लीकेशन लगाई गई है पीसी सोलंकी के द्वारा। इस वजह से हमको इस पर देखभाल करनी पड़ेगी, या आप कोई प्रूफ दीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस पर हमारे वकील ने कहा कि मैं एफिडेविट फाइल करूँगा इसके लिए, ये गलत है, निरायत गलत है। इसके लिए उन्होंने ये कहते हुए उसको उस दिन बोला कि आप 7 तारीख को अपना एफिडेविट लेकर के आइए। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आया, जो हमारे वकील की तरफ से, हमारे लीगल की टीम की तरफ से ये कमी थी, जो माननीय न्यायालय ने उसको बहुत हाईलाइट किया। वो ये कमी थी कि उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से बेल दी गई थी जनवरी में, 14 जनवरी को, तो उससे पहले जोधपुर के हाई कोर्ट में हमारी जो पेंडिंग पड़ी है अपील, तो उस अपील को सुनने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी इन्होंने, आसाराम बापू जी के वकील ने। तो वो दिसंबर में लगाई थी। तो उस दिसंबर में उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि जब नंबर आएगा अपने आप उसी समय अब इसकी सुनवाई होगी, और उसके बाद ये चुप बैठ गए। उसके बाद जब ये केस गया था जोधपुर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बाद बेल के लिए, तो उस समय भी वकील, वहाँ के जज साहब ने ये कहा था कि ये तो हम ग्रांट कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन आप जो है इसके लिए डेट लीजिए। मेरिट पर जो आपकी जो पेंडिंग पड़ी है वो हाई कोर्ट में अपील, उसके लिए आप डेट लीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको डेट नहीं दी। वो उसी का हवाला दिया उन्होंने उस समय भी, और उस समय भी उन्होंने कहा था कि आप पहले एप्लीकेशन फाइल करो, हम ऑर्डर करते हैं, अब कब की डेट चाहिए आप बोलिए। वो मैंने वीडियो पूरा सुना था। इन्होंने कहा हाँ जी मैं फाइल करता हूँ। तो वो हाँ जी कहने के बावजूद भी कल, मतलब 2 अप्रैल तक उन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की, जिसके लिए उन्होंने फटकारा, और उन्होंने ये कहा कि आप जो है उसको क्यों नहीं सुनाना चाहते। तो उन्होंने फिर वही हवाला दिया कि दिसंबर में हमने एप्लीकेशन मूव की थी, और उस समय माननीय न्यायालय ने ये बोल दिया कि अपने आप नंबर आएगा। तो फिर से इन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसको जल्दी सुनवाई के लिए क्यों नहीं डाल रहे हो।
तो हमारे वकील का कोई निरुत्तर हो गया, उसमें कोई उत्तर नहीं था, बस ये कहते रहे कि हाँ सर सर मैं मूव करता हूँ मूव करता हूँ। तो वो अब तक क्यों नहीं किया? बोला 3 महीने से आसाराम बापू जी जमानत का एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा वर्ड उसने कहा। और आप जो आराम से शांति से बैठे हुए हैं, तो आपने क्यों नहीं डेट लगवाई? और उन्होंने ये भी कहा कि 13 साल ऑलरेडी जेल में गुजर चुके हैं, तो अब अगर एप्लीकेशन डालते हो गए अर्ली हियरिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ऊपर आ जाती है, क्योंकि 13 साल जेल में काट चुके हैं वो। इसलिए सबसे बाकी सबको नीचे करके सबसे ऊपर हियरिंग आएगी। इसलिए आप ये एप्लीकेशन मूव करो और 7 तारीख को हम देखते हैं। अब आते हैं 7 तारीख की, जो कल वाली सुनवाई हुई। कल वाली सुनवाई में वो कंप्लेंट ने जो थे पीसी सोंगलक ने उसी पर जोर दिया कि मेरे पास यही है, ये वीडियो हैं और सोशल मीडिया पे भी आया है और कई न्यूज़ चैनल्स ने भी ये दिखाया है कि इन्होंने प्रवचन दिए हैं और ग्रुप्स में बहुत सारे अपने फॉलोअर से मिले हैं, जो कि क्लियर कट शर्तों का उल्लंघन है। इसके जवाब में हमारे वकील ने एक एफिडेविट फाइल किया कि ये सब निराधार झूठा है और इसमें कोई, तो फिर इन्होंने उस तारीख को, पिछली तारीख को ही स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बोला था कि ऐसे ऐसे शिकायतकर्ता ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शर्तें उल्लंघन की हैं, आपका इसमें क्या कहना है? तो वहाँ के जो जनरल हैं, एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार के, उन्होंने उन दोनों कांस्टेबल का स्टेटमेंट जो है दाखिल किया कल की हियरिंग में। और उस स्टेटमेंट में क्लियर कट लिखा बोला था उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ बापूजी मिले हैं लेकिन अपने फॉलोअर से ग्रुप में नहीं मिले हैं। और ये जो जिसको ये प्रवचन कह रहे हैं वो आपस की जो वार्तालाप है बापूजी का, जो जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने क्या है, तो उसके आधार पर इन्होंने इसको आगे के लिए 1 जुलाई तक के लिए जमानत उन्हीं शर्तों पे दे दी जो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें थी। शर्त ये थी कि बापूजी गुरु उसमें नहीं मिलेंगे, ग्रुप में नहीं मिलेंगे, यही था। और अपना इलाज जहाँ कराना है कराएंगे। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो हैं सबसे बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि बापूजी को चिकित्सा कराने के लिए बेल मिली है, लेकिन पिछले जो 3 महीने के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया और ये शिकायतकर्ता ने अपनी एप्लीकेशन में भी लिखा कि आसाराम बापूजी एक जगह पर इलाज नहीं कराए, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ पूरे 3 महीने घूमते रहे। बस उनका जो रिकॉर्ड आया वो केवल एक धन्वंतरी हॉस्पिटल उज्जैन वाले डॉक्टर का ही है, जिसमें उन्होंने 14 अप्रैल को रिव्यू का लिखा हुआ। इसके अलावा उन्होंने और कहीं से भी कोई नहीं कभी वो चिकित्सा कराई। तो उन्होंने स्ट्रांगली उसको कहा कि ऐसी ज़रूरत नहीं है और इसके लिए जेल में ही उपलब्ध है और आरोग्य में हम हमेशा दिखाते हैं। तो इसकी वो उन्होंने नहीं सुनी, हालांकि बेल ग्रांट कर दी। मेरा ये कहना है कि जब बापूजी को चिकित्सा के लिए वो की गई और बापूजी की हालत इतनी ख़राब है कि वो चल भी नहीं सकते और उनका पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है और उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वो व्हील चेयर पे ही चलते हैं, तो और पहले भी वो जब आए थे तो इन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसे क्यों जाने दिया? तो आश्रम मैनेजमेंट से मेरी अपील है कि अभी जब बापूजी को फिर से 3 महीने की, तो नंबर वन ये है कि उनको एक ही हॉस्पिटल में लगातार ये इलाज कराएं कंटिन्यूसली, और उसी हॉस्पिटल के निकट के आश्रम में बापूजी को रखा जाए, जिस भी हॉस्पिटल में करा रहे हैं, और बार बार उनका इलाज हो। और ये जो साधकों से मिलाने वाली जो बात होती है आश्रम में, जो बापूजी कभी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए थोड़ा बहुत जो प्रकाश डाल देते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि बापूजी को सख्त आराम की ज़रूरत है। और मेरा आप सभी साधकों से भी ये कहना है कि जो लोग बापूजी के दर्शनों के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा करते हैं आश्रमों में और इधर उधर की जुगाड़ करके ये अपने आश्रम मैनेजमेंट से अंदर जाते हैं और फिर वो बापूजियों से प्रश्न और वो वार्तालाप करते हैं, तो उससे दूर रहें। अगर बापूजी को आप जल्दी से जल्दी ठीक होना देखना चाहते हैं तो मेरा ये करबद्ध अनुरोध है कि कोई भी बापूजी के लिए वहाँ पे नहीं जाएं, क्योंकि वो इसी वार्तालाप को प्रवचन का नाम देख करके और वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, आश्रम मैनेजमेंट के जब बापूजी किसी से मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं साधकों से, तो उसका वीडियो किस लिए बनाते हैं भाई? क्यों कैमरे लगाते हो आप? और आप कैमरे लगाते हो, वो लीक होकर के वो मीडिया के पास जाता है और फिर वो वहाँ पर उसको एक सबूत के रूप में रखते हैं कि वो प्रवचन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसी को वो प्रवचन का रूप देते हैं। हालांकि इस बार क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कांस्टेबल हैं उनका
स्टेटमेंट को मान करके न्यायालय ने इनको एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट भी उसका साथ दे देती और ये कह देती कि हाँ वायोलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है शर्तों का, तो ये यहीं पे खारिज हो जाती बेल। तो ऐसा पॉइंट क्यों देते हो आश्रम मैनेजमेंट से मेरा ये प्रश्न है। ऐसा पॉइंट क्यों देते हो, क्यों वीडियो बनाए जाते हैं, किस लिए? ऐसा भी हो सकता है कोई पत्रकार आ जाए और अपना कोई खुफिया कैमरा पेन में निकाल करके ले आए और वो आकर के यहाँ 4 या 6 लोग मिल रहे हैं उसी को ग्रुप बना दे वो, जबकि वो उनके साधक होते हैं, जबकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना भी नहीं किया है। क्यों? कि मान लो कोई साधक है 12-13 साल से बापूजी जेल में, और बहुत से साधक हैं उनके आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, उनके मार्गदर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति 12 साल से इंतजार कर रहा है, तो वो आश्रम में आकर के अगर मुलाकात करके उनका समाधान चाहता है तो इसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। और आश्रम, क्योंकि बापूजी एक सदगुरु हैं, इतने करोड़ों शिष्यों के सदगुरु हैं, उसमें से कुछ ऐसे बहुत ही निष्ठावान शिष्य भी हैं जो अपना बापूजी के हिसाब से अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, और उस उन्नति में अगर कोई बाधा आ रही है, कोई संशय आ गया, तो उसका निराकरण आश्रम बापूजी ही करेंगे। जब वो इतने समय बाद तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लोग, तो उसके लिए आश्रम मैनेजमेंट को एक प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए, और वो व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे संत प्रेमानंद जी महाराज जी के पास होते, कि वो उनका प्रश्न देखे आध्यात्मिक क्या प्रश्न है, अगर वो वहीं से उसको निपटा सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, और जो बिल्कुल वो नहीं है और गुरु जी के पास पहुंच रहा है तो वो प्रश्नों के सारे जो पेजेज हैं, पेपर्स ले करके उन लोगों के लिए कोई टोकन वगैरह व्यवस्था करें कि ये लोगों को मैं आसाराम बापूजी के पास जाएंगे, और आसाराम बापूजी अलग एकांत में बैठे हुए उन प्रश्नों को वो पढ़ें और उसके बाद से जवाब जो है उनको दे दिया जाए। इस तरह से आप एक तरह का, वो भी डेली नहीं, वो रोज़ नहीं, वो कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी सप्ताह में या 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन करके अगर बापूजी स्वस्थ हैं तो ये क्रम चलाया जाए। अन्यथा इस तरह से जो पिछले 3 महीने में किया है तो ये बहुत ही बेहुदा टाइप का तरीका था। मैं इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ आश्रम के मैनेजमेंट से। आश्रम मैनेजमेंट इस पर मुझे आशा है कि बहुत ध्यान देगा, क्योंकि उनके लिए भी परेशानी हो जाती है मैनेजमेंट के लिए, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि बापूजी कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आसाराम बापूजी कहाँ हैं ये चीज़ ही साधकों के बीच में नहीं जानी चाहिए, और पूरी जानकारी आश्रम मैनेजमेंट को पूरी देनी चाहिए। सिर्फ इतनी ही जानकारी देने से नहीं होता है कि आसाराम बापूजी को 1 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड हो गई है, या 2 जुलाई को या 2 अप्रैल को जो सुनवाई हुई गई थी उसके बारे में कोई जवाब कोई भी आश्रम की तरफ से नहीं आया, सिर्फ इस बात के अलावा कि मतलब अगली तारीख जो है 7 अप्रैल रखी गई है। पूरा डिटेल्स बताना चाहिए क्या क्या सुनवाई हुई, जिससे कि साधकों को इस बात का पता चले कि जो शिकायतकर्ता भी अभी आगे बढ़े जा रहे हैं और इस तरह के पॉइंट्स ला रहे हैं, जिससे उनमें साधक भी ख्याल रखेंगे ऐसे पॉइंट आगे नहीं दिए जाएं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आसाराम बापूजी अभी 1 जुलाई तक के लिए चिकित्सा कराने के लिए बाहर हैं, और भगवान करे कि इस बार बापूजी पूरी तरह से स्वस्थ हों, और तब तक हमारी हाई कोर्ट की जो पेंडिंग जो अपील है उसकी डेट लग जाए और उसकी सुनवाई भी शुरू हो जाए, और उससे पहले फैसला भी आ जाए 3 महीने के अंदर निर्दोष का, और बापूजी बाहर आ जाएं पूरी तरह से। ऐसा मेरा प्रार्थना है, और आप लोगों से भी मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी भगवान से यही प्रार्थना करके हमारे सद्गुरु हमारे बीच में हों, पूरी तरह से निर्दोष साबित होकर के जल्दी से जल्दी। अभी तक आपने अगर मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मेरे को उत्साह मिलेगा और आपको और ऐसी ही खबरें लाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। जय श्री कृष्ण।